दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। दोस्तों, एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि हमारी और दुनिया की सोच जहां खत्म होती है, मोसाद की सोच वहां से शुरू होती है और ये मोसाद ने करके दिखाया। मतलब ये है कि चाहे स्मार्टफोन हो, रेडियोज हो, लैपटॉप्स हो, वॉकी टॉकी हो, कार हो, होम अप्लायंसेस हो, एनर्जी सिस्टम्स हो, बैटरीज हो, स्कूटर्स हो, आई मीन इवन गार्डन में मोवर्स हो, हर चीज की बैटरी एक्सप्लोड कर रही है और वो भी ज्यादातर उन्हीं की कर रही है जो कि हिजबुल्लाह के टेररिस्ट हैं। दोस्तों, क्या प्लानिंग की होगी बंदों ने, और उनको ये पता होगा कि अगर केवल हम पेजर में एक बॉम्ब फिट कर देंगे तो उसके बाद सब विजिल हो जाएंगे और हम ये काम दोबारा नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने पहले से ही प्लानिंग स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 करके ये कर दी है कि अब हिजबुल्लाह के जो टेररिस्ट हैं वो अपने घर में सोने में भी डरते होंगे कि कहीं एसी एक्सप्लोड ना कर जाए, कहीं जो वो टीवी देख रहे हैं टीवी एक्सप्लोड ना कर जाए। मोबाइल तो वो यूज करना बंद ही कर दिया होगा उन्होंने। अब एक तरीके से देखा जाए तो उनकी कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन लाइन नहीं रह गई है जिससे वो आपस में बात कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके। और इससे ऊपर जो इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हैं उन्होंने ये बोला है कि अभी तो ये शुरुआत है, हमारी कैपेबिलिटीज इनसे बहुत ज्यादा है और ये तो अभी हमने केवल 2 एक्शन दिखाया है, बाकी एक्शन तो अभी हमारे बाकी हैं। और हिजबुल्लाह वालों, तुम्हारी ये हालत हो जानी है कि कल को तुम टॉयलेट जाने में भी परेशान होगे और खाना खाने में भी परेशान होगे। ये बोलना है इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ का। अब देखिए दोस्तों, इसमें बहुत चीजें हो सकती हैं कि इजराइल ने किसी की हेल्प ली है या मोसाद ने ये काम अकेले ही किया है, या कुछ कंट्रीज, इवन आई वुड से गल्फ कंट्रीज, जो कि नहीं चाहती कि इन तरह की संस्थाएं जो हिजबुल्लाह है, हमास है, हौती हैं, ये लोग पनप सकें। क्योंकि इस तरह की जो एजेंसीज होती हैं ये केवल अपने देश के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए हानिकारक होती हैं। और इन सबसे निपटने का काम क्या अकेले इजराइल का ही है? क्या जो बाकी कंट्रीज हैं जिनकी सिमिलर थॉट्स हैं, क्या उनको इस चीज में इजराइल की हेल्प नहीं करनी चाहिए? अब देखिए, एक अकेला इजराइल किससे किससे लड़ेगा? उसके अगेंस्ट में एक लामबंद हो गए हैं लोग। सीरिया है, अमन है, ईरान है, एक तरीके से बैकडोर में रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, और जितने ये आतंकी संगठन हैं ये हैं। और एक मुल्क जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ भी नहीं है, 10 मिलियन भी नहीं है, वो कब तक लड़ेगा इन शक्तियों से? और लेकिन इससे एक चीज और प्रूफ हुई थी कि जो शक्ति होती है वो अकल से उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद इजराइल ने जो अपनी अकल से, अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी से जो करके दिखाया, उससे पूरा विश्व स्तब्ध है। और ईरान और हिजबुल्लाह की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। नसीरुल्लाह तो आजकल
अपने कमरे में केवल बैठा होगा, टीवी बंद करके, एसी बंद करके, और अगर ठंडक है तो रूम हीटर बंद करके। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो अपने पास अब रखना भूल जाएगा। और कम्युनिकेशन कैसे करेगा? दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन बहुत जरूरी है। जज्बा अपने पास होना चाहिए, ये एक अच्छी चीज है, लेकिन जज्बे का सही उपयोग करना ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर यही जज्बा हिजबुल्लाह ने पढ़ाई में लगाया होगा, साइंस और मैथमेटिक्स में लगाया होता, बड़े बड़े इन्वेंशंस किए होते, उसके बाद अगर जिहाद पे निकलते तो आप इजराइल से अच्छी तरीके से लड़ सकते थे। लेकिन आज आपके पास कोई जवाब नहीं है, केवल एक जवाब रह गया है, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे, हम इस अटैक का बदला जरूर लेंगे। आप बदला लीजिए, लेकिन जो आप बदला लेंगे वो लेंगे कन्वेंशनल स्ट्राइक। और जो इजराइल है वो कन्वेंशनल वॉर से बहुत आगे बढ़ चुका है, और उसने जो एक अपना छोटा सा नमूना दिखाया है, उसके आगे ही आप लोग नतमस्तक हो चुके हैं। और संभलना है तो अभी भी समझ जाओ मुसलमानों। और मैं ये मुसलमान इसलिए बोल रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड के मुसलमान, मैं गल्फ कंट्रीज के मुसलमानों को थोड़ा अलग मानता हूं, और वो काफी अलग हैं भी, वो इन सब पचड़े में नहीं पड़ते। मुस्लिम ब्रदरहुड, फलाना ढिमाका, जिहाद विहाद और ये जज्बा, इसमें वो नहीं पड़ते हैं। उनकी अपनी कंट्री है, वो अपना तेल निकाल रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं। उनको किसी से मतलब नहीं है कि बाकी देशों में क्या हो रहा है। अगर वो इतना जज्बा वाले होते, जिहाद वाले होते, तो आज पूरा गल्फ इजराइल से दोस्ती करने के लिए आतुर नहीं हो रहा होता। वो तो इन जो आतंकवादी संगठन है उनके चक्रों में कर नहीं पा रहे हैं आज की डेट में। और ये प्रिंस सलमान को भी ये बोलना पड़ा कि जब तक इसका कोई, पैलेस्टीन का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है, तब तक हम इजराइल के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब समझौता करने के लिए तैयार तो हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, पढ़ाई करो, लिखाई करो, कुछ आगे बनो, साइंटिस्ट बनो। साइंटिस्ट एक बार बन गए, अपनी जिंदगी में कुछ कर लिया, कोई चीज इजाद कर ली, उसके बाद जिहाद करने के लिए तो आपके पास बरसों पड़े हैं, आगे लाखों साल हैं जिहाद करने के लिए। जिहाद करते रहना, अपना जज्बा एक सही डायरेक्शन में तो लगाओ। और अब मेरे ख्याल से आपको ये चीज का पता चल गया होगा कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। एक छोटे से कंट्री ने, 1 करोड़ से कम पॉपुलेशन की कंट्री ने, हमारे एक छोटे से शहर की पॉपुलेशन है इंडिया के, और उसने आपको नाच नचा दिया। और अभी तक आप क्या, पूरे वर्ल्ड में किसी को पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली ये हुआ क्या। चलो, बड़े राम राम करते करते ये पता चल गया था कि पेजर कैसे एक्सप्लोड हुआ, लेकिन बाकी चीजें कैसे एक्सप्लोड हो रही हैं, आपका कार की बैटरी कैसे एक्सप्लोड हो रही है। आपकी कार की बैटरी तो चाइना में बनी होगी। आपके घर के फोन, लैंडलाइन, आपके बिजली के मीटर, ये कैसे एक्सप्लोड कर रहे हैं, इसके पीछे क्या टेक्निक है, ये जब तक आप जानेंगे तब तक इजराइल उससे आगे बढ़ के कुछ और इजाद कर देगा। तो ये बात पक्की हो गई कि वॉर केवल जज्बे के साथ और एक पुराने हथियारों के साथ नहीं जीती जा सकती। जीती जा सकती है तो ऐसे जैसे इजराइल लड़ रहा है, और मैं इजराइल को सैल्यूट करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात है, इसलिए सैल्यूट करना चाहता हूं
कि उन्होंने केवल जो आतंकवादी हैं, जो गलत राह में हैं, उनको अपना टारगेट बनाया है। जनरल पब्लिक को अपना टारगेट नहीं बनाया। हां, कुछ लोग तो उस हद में आएंगे, जरूर आएंगे, और कुछ कैजुअलिटीज जरूर हुई होंगी जो सिविलियन की हुई हैं, लेकिन ये इस चीज को कोलैटरल डैमेज कहते हैं। बिना कोलैटरल डैमेज हुए जो एक वाकई में आतंकवादी है उस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर आप उस आतंकवादी तक नहीं पहुंचे तो वो उस तरीके के 10 सिविलियन की जान लेगा। उससे अच्छा है कि एक सिविलियन के साथ एक आतंकवादी मरे। तो दोस्तों, ये अभी एक बर्निंग टॉपिक है, और अभी देखिए आगे आगे, जैसे कि इनके चीफ ने भी बोला है कि ये तो अभी शुरुआत है, ऐसे तो कई अस्त्र हैं हमारे साथ, और अब इसको देख के ऐसे लगता है कि जो रामचंद्र जी बाण चलाया करते थे, जो रावण बाण चलाया करता था, जो कृष्ण भगवान अपने तीर कमान से बाण निकालते थे जिसमें शक्तियां हुआ करती थी, अब लगता है कि यार ये चीज सही होंगी। इसके पीछे तथ्य जरूर है, क्योंकि जब एक इजराइल इस टाइप की हरकत कर सकता है और इस तरीके का एक्शन ले सकता है, तो उस वक्त ऐसा जरूर पॉसिबल होगा। जो आज हमको लगता है कि मुश्किल है और ऐसा शायद ना हुआ हो, लेकिन अब मुझे विश्वास होता जा रहा है कि जो हमारे महाभारत और रामायण में पढ़ाया गया है वो अक्षरता सही होगा। तो दोस्तों, इसके साथ मैं ये अपना वीडियो समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको पसंद आया, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।